नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 6 होने वाली है। और इससे पहले हम लोगों ने इसी चैनल पर आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी का जो सब्जेक्ट है जिसका 30 मार्क्स का आने वाला है, इसी चैनल पर हम लोगों ने पिछले 5 क्लास डाल चुके हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको पहले देख लीजिए, जो पहला दूसरा तीसरा जितने भी क्लास है सारी को देख लीजिएगा ना, तो आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगी, क्योंकि आपका जो प्री बी एड और प्री डी एल एड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आज के जो क्लास का जो विषय है वो है शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी कहते हैं आप उनका। और इसका जो टॉपिक है वो विकास की अवधारणा एवं अधिगम। अब ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो विकास की अवधारणा एवं अधिगम होता क्या है। देखिए, तो किसी बच्चे का जन्म से लेकर की मृत्यु पर्यंत तक की विकास, सतत विकास उनका चलता रहता है। अर्थात एक बच्चा किस प्रकार से चलना सीखता है, चलने के बाद फिर वो दौड़ना सीखता है, उसके बाद उसका जो मानसिक स्थिति होता है वो किस प्रकार से परिपक्व होता है और किस प्रकार से वो संवेगात्मक अधिगम को सीख पाता है। ठीक है, तो इन सारी जो अवधारणा है ना उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो अवधारणा शब्द है ना उसका मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए। सबसे पहले ये अवधारणा अवधारणा का जो मतलब होता है वो समझ होता है, अर्थात किसी बच्चे की समझ का विकास किस प्रकार से होता है वो होता है अवधारणा। उसके बाद ये जान लीजिए ये अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का जो अर्थ होता है वो सीखना होता है। ठीक है, कोई बच्चा किस प्रकार से किसी चीज़ को सीखता है, तो वो अधिगम मतलब सीखना होता है। जब भी अधिगम शब्द आप देखो ना तो इसका मतलब लेना है आपको सीखना। ठीक है, और अवधारणा जब भी ये शब्द देखो तो अवधारणा का मतलब समझ का विकास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से थ्योरी है ना उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगाएंगे तो अगर एग्जाम में जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा वही बना पाओगे, लेकिन अगर आप लोग ना थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लोगे और थ्योरी को समझ लोगे ना, तो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक पर पर्टिकुलर ना, तो आप आराम से इसको बना सकते हो। इसलिए मेरा ये रहता है कि आपको पढ़ाने से पहले, ठीक है, आपको एमसीक्यू कराने से पहले मुझे थोड़े से आपके लिए ना जो थ्योरी का क्लास है ना उसको भी ले लूँ, ताकि आपको उस विषय से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझ बैठे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना थोड़े थोड़े थ्योरी जो दिया है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास में फर्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए और साथ में आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, तो आपकी जो समझ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चलिए सबसे पहला फर्स्ट को देखते हैं क्या कहा है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। चलिए उसके अलावा ये जो दिया गया परीक्षा उपयोगी तथ्य उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, विकास गर्भाधान से लेकर की जीवन पर्यंत तक की चलता है। दूसरा, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक होता है। तीसरा, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। चौथा, विकास क्रम प्राणी की परिपक्वावस्था प्रदान करता है। पांचवा, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरातन विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्या क्या है देखते हैं। और भी विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। और क्या कहा गया, प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। क्या क्या है, मानव की शारीरिक विकास दो दिशाओं में होती है, मस्तकोधमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। ये दोनों जो दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्तकोधमुखी विकास और निकट दूरवर्ती क्रम, इन दोनों को थोड़े से मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़े से ये जानोगे ना, मस्तकोधमुखी विकास क्या होता है। जब किसी छोटे बालक का ना सिर से लेकर की पैर तक की जब विकास चलता है ना, सर से स्टार्ट होता है और पैर तक की जब विकास चलता है तो उसे मस्तकोधमुखी विकास कहते हैं। और निकट दूर क्रम वो कहलाता है जब भी किसी बालक की ना केंद्र से लेकर तो उसके जो हार्ड है ना वहाँ से लेकर की, ये जो केंद्र है हार्ड ना, वहाँ से लेकर की बाकी अन्य शरीर तक की, हाथ पैर तक की जाता है ना, तो वो कहलाता है निकट दूरवर्ती विकास कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, चलिए आगे भी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको भी और अच्छे से समझाया गया होगा। देखिएगा सबसे पहले देखिए ये जो है उसको मस्तकोधमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, अभी बताया ना मैंने, वो है। उसके बाद देखिए ये सेकंड, भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। नेक्स्ट, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्र भाग में प्रारंभ होता है, इसके बाद फिर केंद्र से दूर भाग में होता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। अब सबसे पहला, यह परिवर्तन की अवस्था है। दूसरा,
दूसरा, इस अवस्था में विषम लिंगिक भावना विकास होता है। तीसरा, इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। चौथा, यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। पांचवा, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था है। छठा, यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। उसके बाद देखिए, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। नेक्स्ट, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। उसके बाद वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होता है। उसके बाद वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य बालकों के सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। नेक्स्ट, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, अर्थात 7 पाउंड, ये याद रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक तो ये नवजात शिशु का भार कितना होता है, नेक्स्ट ये हो कि भी गर्भावस्था में बालक में कितना दिन में विकसित होता है, आपको ये बताना है। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन सभी को आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले अगर कि थोड़ा सा समझना चाहो तो मैं आपको समझा दूं, ये वृद्धि और विकास क्या होता है ये थोड़े से जान लो। सबसे पहला ये जान लो, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक होता है, अर्थात जिसे मापा जा सकता है, जैसे कि हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है। उसके अलावा बाल वगैरह का बढ़ना, नाखून वगैरह का जैसे बढ़ना, ठीक है, जिसको मापा जा सके वो वृद्धि कहलाता है, ठीक है। जैसे एक छोटे बालक का सीधे से बड़ा हो जाना, ठीक है, तो ये वृद्धि होता है, ठीक है। उंगलियों का बढ़ना ये वृद्धि कहलाता है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। विकास का अर्थ ये बोल सकते हो आप कि विकास डायरेक्टली जैसे मेच्योरिटी लेवल बोल सकते हो, परिपक्वता अवस्था, जैसे किसी कार्य को करने की अवस्था होता है, किसी चीज़ को समझने की अवस्था होता है। तो चलिए, जितने भी आप लोगों ने थ्योरी पढ़े हैं ना, उन सभी थ्योरी से बेस्ड हम लोग ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ हैं, इसमें कुल ना आपके 20 वस्तुनिष्ठ अर्थात 20 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देते हुए आप खुद से चलिएगा। सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर सबसे पहले आप खुद से दो। बाकी नहीं समझ में आएगा, नहीं बता पाओगे तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप सबसे पहले खुद से देने की कोशिश करो। जितना कोशिश करोगे उतना आप एक कदम आगे जाओगे अपने तैयारी के लिए। और इसमें कुल ना 20 प्रश्न हैं और इसमें से ना मैं आपसे ना टोटल ना 18 प्रश्न का जवाब जो है वो दूंगा और 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको लिए होमवर्क रहेगा, उसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसका जवाब सही सही दोगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर सही होगा तो हाँ बोलूँगा, गलत होगा तो सही आंसर का भी जवाब दूंगा, ठीक है। तो रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न है वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। या तो सी टेट में आया होगा या CG टेट में आया होगा या अन्य दूसरे स्टेट के ना पात्रता परीक्षा वगैरह होता है ना, उसमें का क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। अर्थात विकास से निरंतर चलने वाली अर्थात कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे चलने वाली है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी को देखिए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत या ऑप्शन डी अंतः क्रिया का सिद्धांत। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड टाइम है। तो प्रश्न फर्स्ट का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे तो कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, वो विकास कहलाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जब तक आप खुद से आंसर नहीं दोगे तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न दूसरा को देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अर्थात इस प्रश्न को सरल तरीके से समझाऊं ना, तो ऐसे कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे दूसरे बच्चे अर्थात अपने साथियों के साथ ना सक्रिय सदस्य बनते हैं, उससे खेलना पसंद करते हैं, वो बता रहे हैं। ऑप्शन अ को देखिए किशोरावस्था, ऑप्शन ब वयस्कावस्था, ऑप्शन स प्राक बाल्यावस्था, ऑप्शन द बाल्यावस्था। क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरावस्था। तो सबसे पहले देखिए, जो किशोरावस्था की आयु होते हैं जो बच्चे की, वो क्या करते हैं कि अपने समकक्षी बच्चों के साथ ना अधिक घूमना खेलना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं किशोरावस्था में। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। अर्थात शर्म और गर्व जैसी भावना है ना, उसका विकास किस अवस्था में होता है, ये बताना है। ऑप्शन
अ को देखिए शैशवावस्था, ऑप्शन बी को देखिए बाल्यावस्था, ऑप्शन सी को देखिए किशोरावस्था, या ऑप्शन डी को देखिए वृद्धावस्था। किस अवस्था में होता है बताइए। और सबसे पहले ये देखना चाहूँ ना तो ये सीजी टेट 2011 में आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल्यावस्था। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, शर्म एवं गर्व की अवस्था मतलब क्या होता है। अगर कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए झुझकता है, अर्थात जो शर्म करता है कि नहीं मेरे को कोई कुछ बोलेगा, वो गर्व मतलब कोई कार्य ऐसा कर लिया बच्चा जिसको लगता है कि हाँ मैंने किया, मतलब प्राउड उसको फील कराना है ना, तो वो गर्व फील करता है। तो ऐसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो सबसे पहला बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा इसका जो विकास होता है वो होता है। ठीक है, शर्म और गर्व गर्व की जो ना भावना है उसका विकास बाल्यावस्था में ही होता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सीजी टेट 2011 में आया हुआ है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के जो प्रश्न है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 4 क्या कहता है देखिए, सबसे पहला क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन अ को देखिए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन ब को देखिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी को देखिए विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार ला, ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त सभी। और सबसे पहला देखना चाहो ना तो ये देख लीजिए, ये रीट 2011 में आया हुआ है। रीट मतलब राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये तो 2011 में आया हुआ है राजस्थान में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान दिया है ना, जो एक्शन रिसर्च, वो किसी विद्यालय में शैक्षिक कार्य में जो सुधार लाने के लिए, बच्चे अगर पढ़ नहीं पाते तो कैसे नहीं पढ़ पाते हैं इसका आकलन करने के लिए। ठीक है, उसको आकलन करके उसमें सुधार लाने के लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च है वो किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और आपने मेरी पहले क्लास देखी होंगी तो सेम प्रश्न मैंने एक लिया था। ठीक है, और ये खासतौर से दोबारा इसलिए क्योंकि आपकी समझ अच्छी तरह से बैठ सके, क्योंकि ये राजस्थान में भी पूछा गया है इस प्रकार के प्रश्न। तो आता ही है ऐसे प्रश्न, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और 5 क्या कहता है पढ़िए, खिलौने की आयु कहा जाता है, अर्थात टॉय एज कहा जाता है। इसको भी देखना चाहो ना तो देखिए रीट में इसमें इसको भी पूछा है। ठीक है, 2011 वाला है, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन अ को देख लीजिए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन ब को देखिए उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी को देखिए शैशवावस्था को, ऑप्शन डी को देखिए ये सभी। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। अर्थात देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि आप लोग ना ये सभी को लेते होंगे। ठीक है, तो ये सभी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इसमें क्या पूछा है, खिलौने की आयु कहा जाता है, मतलब विशेष तौर पर की जो खिलौने की आयु है ना वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। अर्थात 2 वर्ष से लेकर की 6 वर्ष की जो आयु है ना वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो खिलौने की आयु में होते हैं, अर्थात खिलौना खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि सभी एज में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाली विशेष तौर पे खिलौने की आयु बोला है तो आप पूर्व बाल्यावस्था को ही लेंगे। और ये बोला जाना, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था क्या है। तो देखिए एक वैज्ञानिक है अर्थात जीन पियाजे जिसको कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो बच्चों की आयु को ना 4 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए तो गर्भावस्था एक होता है, उसके बाद फिर क्या होता है शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था होता है। और बाल्यावस्था को भी 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद जो एक और जो अवस्था है वो ना किशोरावस्था करके, ये 4 भाग में बांटा गया। तो इन सारी चीज़ को आपको पढ़ना है, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक बनने के लिए आपके बच्चों को विकास के बारे में पढ़ना होगा, तभी तो आप बेहतर तरीके से पढ़ा पाओगे ना। इसलिए इन सारी चीज़ों को देने का उनका जो मकसद होता है वो रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जब तक आप खुद से प्रश्न का आंसर नहीं दोगे आपका विकास होना, अर्थात आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो एक कदम आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6, बाल्यावस्था अवस्था होती है, अर्थात जो बाल्यावस्था है उसका एज क्या होता है आपको ये बताना है। और ध्यानपूर्वक देखना चाहो ना, सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना जिसे सीजी टेट कहते हैं, 2011 का क्वेश्चन है ये पूछा गया है वो, तो इम्पॉर्टेंट है आपके
प्रवेश परीक्षा है ना, जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए, डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए मुख्यतः इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए सबसे पहला। और मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया कितना कितना अलग अलग एज में बांटा हुआ है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर अ को देखिए 5 वर्ष तक, ऑप्शन ब को देखिए 12 वर्ष तक, ऑप्शन स को देखिए 21 वर्ष तक, या ऑप्शन ड को देखिए इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वर्ष तक। कैसे, तो मैंने अभी बताया एज को अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर कि बोला जाए ना तो गर्भावस्था एक हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था जो होता है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की एक अवस्था हो जाती है, इनको अलग रख लीजिए। उसके बाद एक होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर की 0 से लेकर की 2 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। उसके बाद अगर बात करो ना तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था जो होता है 2 वर्ष से लेकर की 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था चलता है। बाल्यावस्था जो होता है उसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला 2 भाग याद रखिएगा। अब 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो होता है पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, और 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष तक की होगा वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। उसके बाद जो किशोरावस्था है वो किशोरावस्था आपका कहलाएगा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की, या 12 वर्ष से अधिक कर लो, वो कहलाता है किशोरावस्था। इस प्रकार से 4 प्रमुख अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर होगा ना, बाल्यावस्था की अवस्था है। तो लेकिन सीधा 12 वर्ष तक की इसमें जो दिया है ना वो बाल्यावस्था की अवस्था है, क्योंकि देखिए इनमें दोनों को पूछा गया है। 2 से 12 वर्ष तक की होता है ना लास्ट, तो 12 वर्ष तक की जो बोला है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7, परिपक्वता का संबंध है अ विकास, ब वृद्धि, स सृजनात्मक, या डी रुचि। किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए ये सीजी टेट 2011 में इसको भी पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्धि। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, ये जो परिपक्वता होता है उसको क्या कहते हैं। जो परिपक्वता होता है उसको मेच्योरिटी कहते हैं, अर्थात उसको समझ कहते हैं कि बच्चा किस प्रकार से समझता है। अर्थात जो मेच्योरिटी लेवल होती है, जो समझ का विकास जो होता है वो बुद्धि के जरिए होता है। ठीक है, बुद्धि से ही उसका परिपक्वता का पहचान होता है कि कौन सा बच्चा अच्छे से बहुत जल्दी सीख पाता है, कोई देर से सीख पाता है। तो ये सारी चीज़ बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़िए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, अर्थात विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी को देखिए संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी को देखिए वजन में वृद्धि, या ऑप्शन डी को देखिए आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। और देखना चाहो तो ये भी देख लो कि इसको भी सीजी टेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, विकास को मैंने आपको बताया था कि इसमें मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है, वो गुणात्मक होता है। ठीक है, जिसे किसी कार्य को करने की समझ जो है वो विकास कहलाता है। वृद्धि जो होता है, वृद्धि वो होता है वो मात्रात्मक होता है, जैसे हाथ पैर आकार कौशल का बढ़ना जो होता है ना वो वृद्धि में आता है। और प्रश्न क्या पूछा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। तो वृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो वृद्धि से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा आपका आकार में वृद्धि, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, सोच समझ, ये वाला जो होता है। प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 9, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, अर्थात शैशवावस्था जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है ये बताना है आपको। और अगर निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव आंसर भी लेना है। और देखना चाहो ना सीजी टेट 2011 में इसको भी पूछा गया है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी को देखिए जिज्ञासा में प्रवृत्ति, ऑप्शन सी को देखिए चिंतन प्रक्रिया, या ऑप्शन डी को देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर होगा ना वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक अगर आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ा होगा तो इसमें बोला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब ये शैशवावस्था की एज क्या है, शैशवावस्था मतलब 0 से 2 वर्ष तक की ये जो दिया है एज वो है। ठीक है, शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया। क्या आपने एक छोटे से बच्चा जो 2 वर्ष से छोटा होगा उसको कभी सोचते हुए देखा है क्या।
तो चिंतन प्रक्रिया जो है वो विशेषता नहीं होगा। तो बच्चे में कि 2 वर्ष के जो बच्चा होता है उसमें चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सीजी टेट 2011 में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये भी सीजी टेट 2011 में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 10 को पढ़िए। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? अर्थात एक 13 वर्ष का जो बालक है वो अपने बड़ों से बार बार झगड़ा करता है और वो जो बोला है वही सही है, वो ये मानता है, साबित करने की कोशिश करता है अपनी उस बात को। तो वह किस अवस्था में है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी को देखिए किशोरावस्था, ऑप्शन सी को देखिए युवावस्था, या ऑप्शन डी को देखिए बाल्यावस्था। किस में होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था। कैसे? तो थोड़े से मैंने अभी आपको बताया था कि जो एज ग्रुप है उसको किस प्रकार से बांटा गया। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो फर्स्ट है वो हो जाता है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब ये हो जाता है कि गर्भ धारण करने से लेकर कि जो जन्म तक की जो एज होता है वो गर्भावस्था कहलाता है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में जो होता है वो हो जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर के अर्थात 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की जो एज होता है ना वो कहलाता है शैशवावस्था। उसके बाद तीसरा जो होता है वो बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है वो हो जाएगा 2 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की होता है जो बाल्यावस्था है वो। अब ये जो बाल्यावस्था है उसको 2 भाग में फिर से बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा वो 2 वर्ष से लेकर कि 6 वर्ष तक की जो आयु है ना वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगा, और 6 वर्ष से लेकर कि जो 12 वर्ष की जो आयु होगा ना वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। और उसी प्रकार चौथा जो है वो किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो 12 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो एज ग्रुप है उसको मान सकते हो किशोरावस्था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 13 वर्ष की बालिका पूछा है। ठीक है, तो जो 13 वर्ष की जो बालक है वो कौन से एज ग्रुप में आएगा? 12 वर्ष से अधिक हो गया तो 13 वर्ष जो है ना वो आपका आएगा चौथा में, अर्थात जो किशोरावस्था है उस एज ग्रुप में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है आपका कि 10वां को अगर कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो बालक होता है वो बार बार क्या करता है, अपने से बड़ों से झगड़ा करता है, हर्ट करता है, अर्थात अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार की अगर कि वो झगड़ा करता है, हर्ट करता है, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास, ठीक है, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कि वो हमेशा जिद्दी करता है, तो वो जो जिद्दी करने की जो उम्र है ना वो किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा ऐसा करते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर इस विषय को पढ़ रहे हो, अगर आप सीडीपी को पढ़ रहे हो, शिक्षण अभिरुचि को पढ़ रहे हो, तो सेकेंड ऑप्शन को ज़्यादा वो करने की बजाय आप ना क्या कीजिएगा, जो एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थात जो बंटवारा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कौन से एज ग्रुप को क्या कहते हैं। अगर इसको याद रखोगे कि शैशवावस्था में कितना कितना एज आता है, बाल्यावस्था में कितना आता है, किशोरा में कितना आता है, तो ये याद रखोगे तो और जो बाकी टाइप से क्वेश्चन आएंगे उसको भी आराम से आप बना सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वर्गीकरण को पढ़ना है, जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए जाना है और याद जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को देखिएगा और इसको भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। 11 क्या कहते हैं सुनिए। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। अर्थात आप लोगों ने ऐसे अनेक बच्चे देखे होंगे जो बात बात पर क्रोध करता है और कई बार में तनाव में आ जा रहता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था की पहचान है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए शैशवावस्था, ऑप्शन बी को देखिए किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। किस एज ग्रुप की ये निशानी है आपको ये बताना है। और क्वेश्चन को देखना चाहो ना तो ये सीजी टेट 2011 में इसको भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होता है वो किशोरावस्था में ही होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो तनाव में किशोरावस्था में आते हैं और क्रोध भी बहुत बात बात पर किशोरावस्था में ही आ जाते हैं। उसके अलावा ये भी जान लीजिए ये जो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से अधिक जो एज वाले होते हैं उसको किशोरावस्था कहते हैं, अर्थात 12 से 18 आप मान करके चल सकते हो। ठीक है, और इस एज की और क्या खास पहचान है आप ये जान लीजिए। सबसे पहला तनाव की अवस्था होता है, क्रोध की अवस्था होता है, सक्रिय जो अन्य अपने दोस्त होते हैं उसके साथ सक्रिय भागीदारी होते हैं, उसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरों की बात को मानने से बजाय अपनी बात को मनवाने की वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। मतलब हट्टी टाइप के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो कार्य है वो करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान यही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं, ध्यानपूर्वक
इसको भी पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत अर्थात सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। इस प्रश्न को मैं थोड़े सी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने अभी जो थ्योरी पढ़े है उसमें ये सिरस्थ सिद्धांत था। सिरस्थ सिद्धांत अर्थात शीर्षाधोमुखी जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था ना, वो था। तो वो शीर्षाधोमुखी जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक की चलता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए को देखिए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बताइए। और ये पीटेट 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो देखिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो सिरस्थ सिद्धांत है अर्थात शीर्षोधोमुखी जो सिद्धांत है ना, वो एक छोटे बालक में होता है। और ये जो छोटे बालक के जो शीर्षोधोमुखी सिद्धांत है ना, वो सिर से लेकर की पैर तक की मतलब वो जो विकास है वो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे इसका मुख्य सिद्धांत ये याद रखिएगा, ये जो होता है केवल और केवल शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। सिरस्थ सिद्धांत का फॉलो जो होता है ना, वो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जो विकास है वो सिर से लेकर के पैर तक की ज़्यादा होता है। वो बाद में जब वो बाल्यावस्था या किशोरावस्था में आ जाता है ना, तब उसका जो विकास है वो मध्य से लेकर की जो होता है ना दूरस्थ अवस्था हो जाता है, तो उसमें हो जाता है। तो उपयुक्त जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 11, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अर्थात एक जो छोटा बच्चा है उसके वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, मनोविश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन बी, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन सी, विकासित विधि। ऑप्शन डी, सांख्यिकी विधि। तो कौन सी विधि है बताइए। और ये देखिएगा तो पेट 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासित विधि। कैसे, तो देखिए एक छोटे बच्चे की जो विकास और वृद्धि का सबसे अच्छा जो अध्ययन करने का जो विधि है ना, वो विकसित विधि। क्योंकि देखिए किस प्रकार से एक छोटे बच्चे का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए आपको विकसित विधि का ही प्रयोग किया जाना होता है, ठीक है। तो ये जो आंसर रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, विकसित विधि। इस प्रकार की जो प्रश्न आएगा उसमें हो जाएगा। और मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप छोटे बच्चों को मनोविश्लेषण को कैसे अध्ययन करोगे। तुलनात्मक भी आप लोग कैसे करोगे, सांख्यिकी तो होगा नहीं। तो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। विकास शुरू होता है अर्थात विकास कब शुरू होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था। ऑप्शन सी, शैशवावस्था से। या ऑप्शन डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो कौन सी अवस्था से विकास शुरू होता है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से देखा होगा। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो विकास जो होता है वो जन्म से लेकर की मृत्यु पर्यंत तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से जब एक बालक गर्भ में ही होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से ही। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अधिकतर जो क्वेश्चन है आपका सीजी टेट, सी टेट जो अन्य अन्य एग्जाम में आए हैं ना, उस प्रकार के क्वेश्चन है। क्योंकि इसी प्रकार के लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है वो हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, अर्थात इसमें जो सही है आपको उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन बी को देखिए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ऑप्शन सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। या ऑप्शन डी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और फिर उसके बाद रुक जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए।
तो प्रश्न 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक आप लोगों ने देखा होगा किसी बच्चे को, तो आपको पता होगा कि मान लो अगर कोई दो बालक 10 वर्ष का है, दोनों का एज सेम है, लेकिन एक बालक आपको बड़ा नजर आएगा, एक बालक आपको छोटा नजर आएगा, अर्थात वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसका जो विकास है वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अर्थात आपको कई बच्चा जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, अर्थात पढ़ना लिखना जल्दी सीख जाता है। कई बालक ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सी जो शब्द होते हैं उसको भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दो बालक है, अर्थात जो सेम उसका आयु है लेकिन फिर भी उसका जो विकास है वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है, अर्थात अलग अलग टाइप से होता है। हो सकता है किसी का हाइट ज़्यादा हो, किसी का हाइट कम हो, तो इस प्रकार से विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़ते हैं। इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि इसको यूपी टेट 2015 में भी पूछा गया, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। जब चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है वो यूपी टेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अब यूपी का है इसलिए नहीं पढ़ना ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हो सकता है जो वहाँ दिया है यहाँ भी दे दे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, एग्ज़ाम तो सेम है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता तो मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्राई कीजिए आप खुद से बनाने का, और बताइएगा कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही होता है ये बताइएगा आप। ठीक है, क्या कहता है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर आप कक्षा पहली से 5वीं तक का जो कक्षा है उसमें आप एक टीचर हो मान लो, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। ऑप्शन बी, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन सी, पढ़ने की उत्सुकता। या ऑप्शन डी, धैर्य और लगन। क्या इसका आंसर होगा बताइए। अपने आप को वहाँ रख कर के सोचिए और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धैर्य और लगन। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने आप को वहाँ पर रख करके सोचे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि धैर्य और लगन जो है एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, और उसके अलावा बाकी को देखेंगे तो कैसे गलत हो जाएगा। ये देखिए, सक्षमता का ज्ञान और विषय का ज्ञान जो बोलोगे वो तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद, आप बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद ही टीचर बने हो ना, तो वो तो आप में ऑलरेडी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुण नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण गुण बना तो ये नहीं होगा। उसके अलावा बी को देखिएगा, उच्च मानक भाषा। आप जब टीचर बने हो तो उच्च मानक भाषा का प्रयोग करने की आप में क्षमता पहले से ही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गुण ये नहीं है आप में। तो बच्चों को देख करके कक्षा में जाओगे तो आपको तो उस प्रकार की जो भाषा है उसको तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, तो ये आपका जो महत्वपूर्ण गुण है वो नहीं होगा। उसके अलावा पढ़ने की उत्सुकता, पढ़ने की उत्सुकता आपका जो महत्वपूर्ण गुण है वो भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है वो धैर्य और लगन होगा, क्योंकि देखिए अगर एक शिक्षक अगर प्राइमरी कक्षा का टीचर है तो उसको सबसे ज़्यादा धैर्य और लगन चाहिए, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी आ जाते हैं चले जाते हैं, आपकी बात को नहीं मानेंगे, जो आप मना करोगे उसी प्रकार के कार्य करते हैं, तो गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है वो जो बात नहीं मानता। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि आप में धैर्य होना चाहिए और लगन होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और भी हो जाता है क्योंकि ये बी टेट में 2011 में पूछा गया। अब ये बी टेट का मतलब होता है बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। नवजात शिशु का भार होता है, अर्थात एक जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका कितना भार होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड या ऑप्शन डी 9 पाउंड। कितना होता है बताइए। हम लोगों ने थ्योरी में ही पढ़े थे अभी। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा 7 पाउंड। तो देखिए एक जो नवजात शिशु होता है उसका जो भार होता है, जो वजन होता है वो 7 पाउंड होता है। ठीक है, अगर किलोग्राम में बोलोगे ना तो लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। अगर स्पेसिफिक बताऊं तो 3.5 किलोग्राम का जो होता है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको इम्पोर्टेंस हो जाता है आपके लिए, और ध्यानपूर्वक इस प्रकार को पढ़िए और याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मेरा जो क्वेश्चन कराने का जो होता है ना वो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस प्रकार के एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिएगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, अर्थात बच्चों की जो वृद्धि होती है ना वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, या ऑप्शन डी भावनात्मक विकास से। तो इसको भी देखना चाहोगे ना तो ये देखिए यूपी टेट 2020 में पूछा गया है इसको भी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारीरिक विकास से। कैसे? तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, उसके अलावा मैंने जो आपको थ्योरी बताया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि बच्चों की वृद्धि का मुख्यतः संबंध है। अब ये वृद्धि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होता है, जिसको मापा जा सकता है। शरीर के आकार का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ना कि विकास। विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, आपको पता है, और ये वृद्धि है वो मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक विकास किस में होता है? तो शरीर में ही होता है ना, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना। तो ये सारा चीज कैसे होता है? तो शारीरिक विकास होता है ये वाला। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, अर्थात पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होता है इसको मैं थोड़े से आपको समझा देता हूँ। और जब आप बच्चों को क्लास में पुस्तक पढ़ाओगे, कोई भी चाहे चैप्टर हो, कोई भी चाहे पार्ट हो, उसको पढ़ाओगे ना, तो उसके साथ साथ आप अलग अलग गतिविधियां बच्चों को कराते हो। मान ले किसी महापुरुष के बारे में पढ़ा तो उस महापुरुष की जीवनी को बताओगे, उसके साथ साथ उसमें एक्टिविटी भी कराओगे। तो वो पाठ के सहगामी वो एक्टिविटी जो क्रिया है ना, उसको उससे क्या संबंधित है आपको वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए, छात्र की सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन बी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के मानसिक विकास से, या ऑप्शन डी छात्रों के वृत्तिक विकास से। क्या इसका आंसर होगा बताइए, और थोड़े से जान लीजिए इसको। ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और प्रश्न क्रमांक 21 को भी पढ़ लीजिए, क्या इसका आंसर होगा इसको भी एक साथ बताइएगा। ठीक है, और ये जो दोनों प्रश्न है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं बोला था आपको कि 2 प्रश्न आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न 21 को पढ़ लीजिए और उसका भी आंसर दीजिए। मानव विकास का प्रारंभ होता है, अर्थात मानव का जो विकास का प्रारंभ वो किस अवस्था से होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए देखिए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी देखिए गर्भावस्था से, ऑप्शन सी देखिए शैशवावस्था से, या ऑप्शन डी देखिए उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, इसको भी देखना चाहो तो देख सकते हैं, यूपी टेट 2020 में इसको भी पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न 20 और प्रश्न 21 दोनों के दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क मतलब आपको इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर सही जवाब दोगे तो मैं इसका सही है लिखूंगा, गलत जवाब दोगे तो इसका सही आंसर है उसको दूंगा। और जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आपके लिए जिसको क्रैक करना, इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस प्रकार के होमवर्क जो आपको मिलता है खुद से जो प्रश्न सॉल्व करने को मिलता है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और क्या आंसर होगा बताइए। प्रश्न 20 और प्रश्न 21 आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपके प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो कंटिन्यू इसी चैनल पर हम लोग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप लोगों की तैयारी के लिए क्लासेस चल रही है और बिल्कुल आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू, इसके बाद भी आपका क्लास आता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब जरूर दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल।